मेरे पास आने के बाद लगभग $4,000,000 होने चाहिए। बुरा नहीं है, एक बार जब मैं कुछ और पैसे इकट्ठा कर लेता हूं तो मैं दूसरे अभयारण्य के लिए कुछ सामान खरीद सकता हूं। दूसरे ऑर्डर आइटम पहले ऑर्डर आइटम की तुलना में तेजी से अधिक महंगे थे, क्योंकि वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और स्टेट बूस्ट प्रदान करते थे। जागृत संघ में अपनी यात्रा पूरी करने और जो कुछ हुआ था उस पर अपना विचार देने और कुछ अन्य कानूनी चीजें करने के बाद मैथ्यू ने अपने घर वापस अपना रास्ता बना लिया। रास्ते में मैथ्यू के चेहरे पर एक सूक्ष्म लेकिन अचूक भौहें बन गईं। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैथ्यू निश्चित नहीं था कि पूंछ कब शुरू हुई थी, लेकिन उपस्थिति अब निर्विवाद थी। यह कई कारणों से चिंताजनक था। पहले अभयारण्य के विपरीत, जहां जानवरों और साथ ही जागृति से खतरे आए थे जो 25 के स्तर पर थे, पृथ्वी ने पूरी तरह से अलग परिमाण के खतरों को प्रस्तुत किया। यहां जागृति अभयारण्य प्रतिबंधों तक सीमित नहीं थी। वे किसी भी स्तर के हो सकते हैं, उनके पास दूसरे क्रम के उपकरण हो सकते हैं और ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिनके खिलाफ मैथ्यू लड़ना शुरू नहीं कर सकता था। वह जो कुछ भी जानता था उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति एक दूसरा अभयारण्य जागृत हो सकता है, एक इवॉल्वर जो कुछ ऐसा था जिसे वह विकास के अपने वर्तमान चरण में बिल्कुल नहीं संभाल सकता था। उन लोगों के बीच शक्ति का अंतर जो अपने प्रथम श्रेणी के विकास से गुजरे थे और जो नहीं थे, बहुत बड़ा था। न केवल स्तर का अंतर, बल्कि विशेषताओं, कौशल और क्षमताओं में परिवर्तन। एक कारण था कि दूसरे अभयारण्य जागृति को अब केवल जागृत नहीं किया जाता था, बल्कि इवॉल्वर्स कहा जाता था। उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को विकसित किया था, आधारभूत मानव जागृत अवस्था को पार करते हुए कुछ और अधिक बेहतर बना लिया था। मैथ्यू को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसे ट्रैक करने वाला व्यक्ति चाहता था कि वह नोटिस करे। उपस्थिति वास्तविक चुपके का प्रयास नहीं कर रही थी, एक संदेश की तरह। मैथ्यू ने सड़क के बीच में अचानक चलना बंद कर दिया। वह उस दिशा का सामना करने के लिए मुड़ा जहां से उपस्थिति निकलती थी और स्पष्ट रूप से बोला, क्या आप बाहर आना चाहते हैं? चलो बात करते हैं। एक संक्षिप्त, तनावपूर्ण क्षण के लिए लगभग खाली सड़क पर सन्नाटा छा गया। फिर एक उपस्थिति ने खुद को प्रकट किया, एक गली से बाहर निकलते हुए आत्मविश्वास के साथ। मिस्टर मैथ्यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आपके पास काफी तेज इंद्रियां हैं, मुझे कहना होगा। एक बेदाग औपचारिक सूट पहने एक आदमी उभरा, उसके चेहरे पर एक नरम, पेशेवर मुस्कान थी। भूरी आंखों के साथ उसका गहरा रंग था जो मैथ्यू का रुचि के साथ मूल्यांकन करता था। उनका निर्माण बड़े पैमाने पर था, मानव रूप में एक टैंक की तरह, उभरी हुई मांसपेशियों के साथ जो उनके सूट को घर के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मैथ्यू की निगाहें उस आदमी पर टिक गईं, दुर्भावनापूर्ण इरादे या तत्काल खतरे की तलाश में। आप अपनी उपस्थिति को बिल्कुल नहीं छिपा रहे थे, मैथ्यू ने अपनी आवाज को तटस्थ रखते हुए जवाब दिया। हाँ, काफी सच है। अवलोकन की सराहना करते हुए उस आदमी की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। मुझे अपना ठीक से परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम ओलिवर स्नैक है। मैं वर्तमान में प्रतिष्ठित रिक्टर परिवार द्वारा नियोजित एक वॉल्वर हूं। मैथ्यू की अभिव्यक्ति सावधानी से बनी रही, लेकिन उसके दिमाग ने तुरंत उस जानकारी को संसाधित करना शुरू कर दिया। रिक्टर परिवार जागृत राजवंशों के बीच पूर्ण पावर हाउस में से एक। ग्लासी परिवार के विपरीत, जिनके कुलपति ने मुख्य रूप से व्यावसायिक कौशल, व्यापार नेटवर्क और आर्थिक प्रभुत्व के माध्यम से प्रभाव बनाया था, रिक्टर परिवार की प्रतिष्ठा कहीं अधिक प्रत्यक्ष और भयानक पर टिकी हुई थी। कच्ची शक्ति। रिक्टर कुलपति को पूरे जागृत विश्व में दूसरे अभयारण्य के वास्तविक पावर हाउस में से एक के रूप में जाना जाता था। कुछ अफवाहों ने उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मजबूत इवॉल्वर्स में रखा। उनका युद्ध रिकॉर्ड पौराणिक था, दूसरा क्रम ए रैंक कालकोठरी साफ करता है, जानवर की अधीनता जो असंभव लग रही थी, विरोधियों के खिलाफ जीत जिन्हें उन्हें संख्या या विशेषताओं के माध्यम से अभिभूत करना चाहिए था। पिछले वर्षों के भीतर कुलपति के तीसरे अभयारण्य में चढ़ने की भी अफवाह थी, जिससे वह और अधिक भयानक हो गया। उस तरह की व्यक्तिगत ताकत द्वारा समर्थित परिवार को नजरअंदाज करना मुश्किल था। रिक्टर परिवार का कोई व्यक्ति मुझे क्यों ट्रैक कर रहा है?
मैंने उस परिवार के किसी के साथ कभी बातचीत नहीं की। मैथ्यू के विचार दौड़े। यह संयोग नहीं हो सकता। ओलिवर को मैथ्यू की सतर्कता को महसूस हुआ और उसने दोनों हाथों को शांत करने के इशारे में उठाया। कृपया घबराओ मत। मैं यहां आपको धमकाने या डराने के लिए नहीं हूं। वास्तव में बिल्कुल विपरीत। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैथ्यू ने सीधे पूछा। विषय के चारों ओर नृत्य करने में कोई फायदा नहीं देखा। मुझे व्यक्तिगत रूप से कुलपति द्वारा स्वयं भेजा गया था आपको भर्ती की पेशकश करने के लिए, श्री मैथ्यू। संयम बनाए रखने के अपने प्रयास के बावजूद मैथ्यू की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। भर्ती? समाचार हमारे हलकों में तेजी से यात्रा करता है, ओलिवर ने समझाया। उनकी मुस्कान कभी नहीं डगमगाई। आयरन पीक बेस में आपके प्रदर्शन ने काफी प्रभाव डाला है। बार बार निष्पादन के माध्यम से एक स्तर 25 हत्यारे को मारना, एक बेहद शक्तिशाली कौशल के साथ एक एस रैंक जानवर को गंभीर रूप से घायल करना, दर्जनों जागृतकर्ताओं को स्थायी मृत्यु से बचाना। आप एक उभरते सितारे बन गए हैं, मिस्टर मैथ्यू। उन्हें इतनी जल्दी विस्तृत जानकारी कैसे मिल गई? मैथ्यू ने सोचा। लड़ाई 12 घंटे से भी कम समय पहले समाप्त हो गई थी। ओलिवर ने जारी रखा, स्पष्ट रूप से अपनी पिच के साथ तैयार। रिक्टर परिवार असाधारण प्रतिभा को पहचानता है जब हम इसे देखते हैं, और हमारा मानना है कि होनहार युवा जागृति में निवेश करने से इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ होता है। हम आपको हमारे संगठन के भीतर एक पद प्रदान करना चाहते हैं। किस तरह की स्थिति? मैथ्यू ने ध्यान से पूछा। लड़ाकू विशेषज्ञ, मुख्य रूप से। आप परिवार की ओर से मिशन, काल कोठरी साफ और संचालन करेंगे। बदले में हम पर्याप्त मुआवजा और संसाधन प्रदान करते हैं। ओलिवर की मुस्कान ने एक तेज धार ले ली। यह स्पष्ट था कि ओलिवर का मानना था कि वह जो प्रस्ताव पेश करने वाला था, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। विशेष रूप से, हम आपको प्रदर्शन आधारित बोनस के साथ $5 मिलियन के वार्षिक वेतन की पेशकश करने के लिए तैयार हैं, जो मिशन के परिणामों के आधार पर उस राशि को आसानी से दोगुना कर सकता है। मैथ्यू की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन आंतरिक रूप से वह गणना कर रहा था। $5 मिलियन सालाना किसी के लिए पर्याप्त संपत्ति थी, जो उसकी उम्र और स्तर का था। अधिकांश जागृति करने वालों की इच्छा थी कि उन्हें सालाना जो मिल रहा था उसका 5% मिल सके। बड़े वेतन के बावजूद, ओलिवर समाप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, आपको हमारे शस्त्रागार से अपनी पसंद का एक फर्स्ट ऑर्डर एस रैंक हथियार प्राप्त होगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कई ए रैंक आइटम भी प्रदान करेंगे, कवच, सहायक उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप आगे की चुनौतियों के लिए ठीक से सुसज्जित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुलपति स्वयं आपके वर्ग के विकास कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, चाहे वह सलाह हो, आइटम, जो कुछ भी हो, वह आपको उन्हें पूरा करने में मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रस्ताव वास्तव में प्रभावशाली था। एस रैंक फर्स्ट ऑर्डर उपकरण प्राप्त करना मुश्किल था और अधिकांश जागृति के लिए निषेधात्मक रूप से महंगा था। रिक्टर परिवार के संसाधनों तक पहुंच होने से मैथ्यू के विकास में काफी तेजी आएगी। ओलिवर ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से पहले प्रस्ताव को एक पल के लिए हवा में लटका दिया। तो, मिस्टर मैथ्यू, तुम क्या सोचते हो? भर्तीकर्ता की मुस्कान सुखद और पेशेवर बनी रही, लेकिन उसकी आंखें मैथ्यू को गहन ध्यान से देख रही थीं, रुचि या अस्वीकृति के संकेतों के लिए हर सूक्ष्म अभिव्यक्ति का अध्ययन कर रही थीं। मैथ्यू खाली गली में खड़ा था, एक ऐसे प्रस्ताव का वजन कर रहा था जो उनके पूरे जागृति करियर के प्रक्षेपवक्र को बदल सकता था। पकड़ क्या है? इसके साथ क्या दायित्व आते हैं? और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? उदार वित्तीय पैकेज और उपकरणों की पेशकश के बावजूद ये प्रश्न मैथ्यू के विचारों पर हावी थे। अनुबंध कब तक है और मुझ पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? मैथ्यू ने सीधे पूछा। वह जानता था कि इस परिमाण के पुरस्कार अपने स्वयं के बेड़ियों के साथ आते हैं, चाहे वह उसके समय, स्वतंत्रता, स्वायत्तता या भविष्य के अवसरों पर सीमाएं हों। इतना मूल्यवान कुछ भी बिना तार के नहीं आया। मुझे खुशी है कि आपने पूछा, मिस्टर मैथ्यू। आमतौर पर, औपचारिक अनुबंध प्रस्तुत होने के बाद हम इन बारीकियों पर चर्चा करेंगे, और अधिक उपयुक्त सेटिंग में।
ओलिवर ने थोड़ी अस्वीकृति के साथ खाली सड़क के चारों ओर इशारा किया। लेकिन चूंकि आप जल्दी में प्रतीत होते हैं, मैं आपसे गैर परक्राम्य शर्तों को नहीं छिपाऊंगा। वह रुका, फिर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया। हम चाहते हैं कि आप अपने सेवा समझौते के हिस्से के रूप में कम से कम 1 वर्ष के लिए पहले अभयारण्य में रहें। उस एकल शर्त को सुनकर अनुबंध पर विचार करने के मैथ्यू के विचार लगभग तुरंत मर गए। वित्तीय मुआवजा अच्छा था, हाँ। उपकरण उनके विकास को भी गति देंगे। लेकिन मैथ्यू का प्राथमिक हित कभी भी पैसा या गियर अकेले नहीं था, वे अंत के साधन थे, अंत नहीं। 2 एस रैंक जानवरों को मारने के बाद, यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि दोनों बार परिस्थितियां अनुकूल थीं, मैथ्यू को विश्वास था कि वह मजबूत होने के बाद उन उपलब्धियों को फिर से दोहरा सकता है। पैसा और उपकरण स्वाभाविक रूप से उनके अपने प्रयासों से आएंगे। रिक्टर परिवार की पेशकश के बारे में मैथ्यू का ध्यान वास्तव में जिस चीज ने खींचा था, वह थी स्वयं कुलपति तक अंतर्निहित पहुंच। इस तरह के एक शक्तिशाली इवॉल्वर से मदद अमूल्य होगी जब मैथ्यू 25 के स्तर पर पहुंच गया और अपने प्रथम श्रेणी के विकास कार्यों का सामना किया। उसे अभी तक आवश्यकताएं नहीं मिली थीं क्योंकि वह केवल 22 वर्ष का था, लेकिन उसका क्लासलेस पदनाम कितना शक्तिशाली था, इसके आधार पर मैथ्यू निश्चित था कि विकास कार्य सरल नहीं होंगे। पितृसत्ता के स्तर पर किसी से मार्गदर्शन, संसाधन या प्रत्यक्ष सहायता होने का मतलब सफलता और विनाशकारी विफलता के बीच का अंतर हो सकता है। लेकिन अपने विकास में पूरे 1 साल की देरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसने सब कुछ बदल दिया। मैथ्यू प्रतिबंध के पीछे के रणनीतिक तर्क को अच्छी तरह से समझ सकते थे। रिक्टर कुलपति स्पष्ट रूप से पहले अभयारण्य में उपलब्ध एक शक्तिशाली जागृति चाहते थे, या तो अद्वितीय दरारों का जवाब देने के लिए जो वर्ष के भीतर उभर सकते हैं, या अपने परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन और सुरक्षा करने के लिए जो वर्तमान में वहां काम कर रहा था। संभवतः दोनों। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक अच्छा सामरिक निर्णय था। मैथ्यू कितना भी मजबूत क्यों न हो, दूसरे अभयारण्य में पहुंचने के बाद वह पहले से ही स्थापित इवॉल्वर्स के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। कुलपति ने इसे समझा। इसलिए वह चाहते थे कि मैथ्यू 1 वर्ष तक एक जागृति के रूप में बने रहें, ताकि उनसे सबसे अधिक लाभ मिल सके। हो सकता है कि कुछ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सौदेबाजी की हो। एक जागृति के लिए 1 वर्ष का मतलब बहुत कम था, एक इवॉल्वर के लिए और भी कम। मैथ्यू के लिए, हालांकि, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था। उनकी कक्षा के कुछ लोग, छात्र जो उसी समय के आसपास जाग गए थे, पहले से ही दूसरे अभयारण्य की ओर अपना आरोहण शुरू कर रहे थे। वे अपने विकास कार्यों को पूरा करने के रास्ते में तेजी से 25 के स्तर पर पहुंच गए थे और इवॉल्वर्स में बदल रहे थे, जबकि मैथ्यू एक बेसलाइन जागृति के रूप में अटके रहेंगे। एक अतिरिक्त मजबूर वर्ष के लिए एक जागृति के रूप में रहने का मतलब था कि अपनी पीढ़ी के शीर्ष कलाकारों के सापेक्ष कमजोर रहना। यदि पास में एक दूसरे क्रम की दरार टूट गई, तो मैथ्यू के स्थायी रूप से मरने की संभावना एक वॉल्वर की तुलना में एक जागृति के रूप में काफी अधिक थी। उत्तरजीविता में अंतर मामूली नहीं था, यह भागने का उचित मौका होने बनाम पूरी तरह से बेजोड़ होने के बीच का अंतर था। मैथ्यू का उस पैसे के लिए महत्वपूर्ण विकास के 1 वर्ष का बलिदान करने का कोई इरादा नहीं था, जिसे वह स्वतंत्र रूप से कमा सकता था और उपकरण जो वह अपनी हत्याओं के माध्यम से प्राप्त कर सकता था। हालांकि रिचेटर परिवार के कुलपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से सुझाव न मिलना अफसोस की बात थी। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं, मैथ्यू ने सावधानी से कहा, उसका स्वर विनम्र लेकिन दृढ़ था। लेकिन मुझे मना करना होगा। ओलिवर की मुस्कान थोड़ी हिल गई, आश्चर्य उसके चेहरे को पार कर गया। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद थी कि उदार पैकेज तत्काल समझौते को सुरक्षित करेगा। मिस्टर मैथ्यू, शायद आपको अंतिम निर्णय लेने से पहले इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय लेना चाहिए, ओलिवर ने सुझाव दिया, उसकी आवाज सुखद के नीचे थोड़ी कठिन धार ले रही थी। उन्होंने कहा, रिक्टर परिवार इस तरह के ऑफर्स को हल्के में नहीं देता है। हम जो संसाधन प्रदान कर रहे हैं उदार हैं, मैथ्यू ने आसानी से बाधित किया। बहुत उदार। मैं इसे पहचानता हूं। लेकिन समय सीमा मेरे लक्ष्यों के लिए काम नहीं करती है। मुझे जितनी जल्दी हो सके विकास की ओर बढ़ने की जरूरत है, इसे 1 साल तक देरी नहीं करनी चाहिए।
ओलिवर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने सामने युवा जागृति का पुनर्मूल्यांकन किया। आप 25 के स्तर तक पहुंचने और बिना समर्थन के विकास कार्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता में काफी आश्वस्त हैं। हजारों शक्तिशाली जागृति करने वाले ऐसा करने में विफल रहते हैं। उन्होंने कहा, मैं काफी आश्वस्त हूं। इसके अलावा मैं सिर्फ कोई शक्तिशाली जागृति नहीं हूं। अन्यथा आप मुझे आमंत्रित करने नहीं आते। मैथ्यू ने सरलता से उत्तर दिया। उसे विनम्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी, वह अपनी कीमत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए ओलिवर स्नैक ने भी किया। तनावपूर्ण मौन का एक क्षण था क्योंकि ओलिवर ने अपने अगले कदम पर विचार किया। भर्तीकर्ता का सुखद व्यवहार काफी ठंडा हो गया था, हालांकि उसने पेशेवर संयम बनाए रखा। मैं देख रहा हूं, ओलिवर ने अंत में कहा। ठीक है, मिस्टर मैथ्यू, मैं आपका निर्णय कुलपति को बताऊंगा। हालांकि मुझे उल्लेख करना चाहिए। वह अर्थपूर्ण रूप से रुका। रिक्टर परिवार उन दोनों को याद रखता है जो हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं और जो उन्हें अस्वीकार करते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अंतर्निहित खतरा सूक्ष्म लेकिन अचूक था। परिवार ने अस्वीकृति की सराहना नहीं की और उनकी उदारता को ठुकराने के परिणाम हो सकते हैं। मैथ्यू बिना झिझके या दूर देखे बिना ओलिवर की निगाहों से मिला। मैं पूरी तरह से समझता हूं और मैं अभी भी गिरावट ला रहा हूं। ओलिवर ने कई लंबे सेकंड तक अपनी घूरने रखी, जैसे कि मैथ्यू के संकल्प या पुनर्विचार के संकेत में किसी भी दरार की तलाश कर रहा हो। उसे कोई नहीं मिला। बहुत अच्छा, ओलिवर ने चुपचाप कहा, उसकी अभिव्यक्ति अब अपठनीय थी। मैंने प्रस्ताव दिया है और आपका उत्तर प्राप्त कर लिया है। यह यहाँ मेरे व्यवसाय का समापन करता है। वह मुड़ा और शांत, बिना जल्दबाजी के कदमों से दूर जाने लगा, जैसे कि मुठभेड़ और अस्वीकृति ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया हो। मैथ्यू की आंखें ओलिवर की चौड़ी पीठ पर टिकी रहीं, बड़े पैमाने पर भर्तीकर्ता के जाने पर हर गतिविधि पर नजर रखती थी। मैथ्यू इतना मूर्ख नहीं था कि वह अपने गार्ड को दूर कर दे या आराम कर सके, यहां तक कि पास के संभावित गवाहों के साथ एक सार्वजनिक सड़क के बीच में भी। ओलिवर निस्संदेह बहुत मजबूत था, क्षमताओं वाला एक इवॉल्वर मैथ्यू वर्तमान में मेल खाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैथ्यू डरता था या अगर चीजें अचानक हिंसक हो जाती हैं तो भयंकर प्रतिरोध के बिना नीचे चला जाएगा। उसका हाथ अपने स्थानिक भंडारण के पास मंडरा रहा था, अपने कर्मचारियों को बुलाने और दिल की धड़कन के नोटिस के भीतर कास्टिंग शुरू करने के लिए तैयार था। ओलिवर शांति से सड़क के अंत तक चला गया, कोने को घुमाया और एक बार पीछे देखे बिना दृश्य से गायब हो गया। तभी मैथ्यू ने खुद को धीरे धीरे सांस छोड़ने और अपने रुख को थोड़ा ढीला करने की अनुमति दी। यह और भी बदतर हो सकता था, उसने गंभीर रूप से सोचा। लेकिन मुझे संदेह है कि यह इसका अंत है। रिक्टर जैसे शक्तिशाली परिवार को अस्वीकार करने का मतलब था कि उसने या तो एक स्मार्ट रणनीतिक निर्णय लिया था या एक खतरनाक दुश्मन था। समय बताएगा किसे। मैथ्यू ने अपने घर की ओर चलना फिर से शुरू किया, लेकिन उनकी जागरूकता बढ़ती रही, लगातार अतिरिक्त पूंछ या खतरों के लिए स्कैन कर रहे थे। वह इस बात से नहीं डरता था कि क्या होने वाला है। अगर वह इन लोगों से निपट नहीं सकता था, तो वह कभी भी इसे दूर नहीं करने के लिए था। अगर रिक्टर परिवार का सफाया होना चाहिए, तो वह खुशी खुशी उपकृत होगा। अपने अपार्टमेंट में वापस, मैथ्यू अपने आरामदायक सोफे पर बस गया, उन जटिलताओं के बारे में सोच रहा था जो पूरे जानवर की भीड़ की घटना से उभरी थी। आह! इन लोगों को इस तरह के बढ़े हुए अहंकार की आवश्यकता क्यों है? उसने अपने आप से आह भरी, हवा का एक झोंका हताशा में उसके मुंह से निकल रहा था। वह चाहता था कि पृथ्वी पर उसका जीवन शांतिपूर्ण और सरल हो। विकास पर ध्यान दें, जानवरों का शिकार करें, अत्यधिक ध्यान आकर्षित किए बिना शक्ति जमा करें। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक बार जब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो कम प्रोफाइल बनाए रखना व्यावहारिक रूप से असंभव था। शक्तिशाली परिवारों की हर जगह आंखें थीं। खुफिया नेटवर्क जो होनहार जागृति को ट्रैक करते हैं। भर्तीकर्ता जो प्रतियोगियों से पहले प्रतिभा को सुरक्षित करने के लिए जल्दी से चले गए। और एक बार जब उनका ध्यान आप पर आ गया, तो परेशानी अनिवार्य रूप से पीछा करती है,
चाहे भर्ती के दबाव के माध्यम से, राजनीतिक हेरफेर या एकमुश्त धमकियों के माध्यम से, यदि आपने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। मैथ्यू विशेष रूप से प्रथम अभयारण्य में घात या हत्या के प्रयासों से डरता नहीं था। वहां का वातावरण उनके कौशल और शक्ति का पक्षधर था। वह अपना बचाव कर सकता था, उसके पास पर्याप्त जीवन भंडार था और प्रबंधनीय डिबफ के साथ फिर से पैदा हो सकता था। मैथ्यू को इतना विश्वास था कि वह अपने नए कौशल के साथ सबसे शक्तिशाली जागृति के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता है। लेकिन पृथ्वी एक पूरी तरह से अलग स्थिति थी। इस भेद्यता को दूर करने के लिए मैथ्यू के पास बहुत सीमित विकल्प उपलब्ध थे। परिवार के समर्थन या संगठनात्मक संबद्धता के बिना एक अकेले जागृति के रूप में मैथ्यू के पास अनिवार्य रूप से कोई समर्थन संरचना नहीं थी। अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी राजनीतिक दबाव पहले से उनकी रक्षा नहीं करेगा। अगर अवेकन्ड एसोसिएशन को पता चलता है कि उसे मार दिया गया है तो वे एक जांच शुरू करेंगे। यदि सबूत स्पष्ट रूप से किसी को फंसाते हैं तो उस व्यक्ति या संगठन को अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे मैथ्यू को कोई मदद नहीं मिली। एक बार जब आप स्थायी रूप से मर गए तो यह अप्रासंगिक हो गया। धमकियों के घातक कार्रवाई बनने से पहले मैथ्यू को सुरक्षा की आवश्यकता थी। काइल के साथ अपने विकासशील संबंधों के आधार पर ग्लासी वारिस मैथ्यू संभावित रूप से किसी प्रकार का रणनीतिक गठबंधन बना सकता है। वह उचित अनुरोधों और असाइनमेंट पर ग्लासी परिवार के साथ काम कर सकता था, प्रत्यक्ष कर्मचारी बनने के बिना खुद को एक मूल्यवान संबद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकता था। यह व्यवस्था उसे उसका समर्थन करने के लिए कोई देगी, एक शक्तिशाली संगठन जो उसके हितों का प्रतिनिधित्व करता है। रिक्टर परिवार को कुछ भी स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण प्रयास करने से पहले 2 बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा। कच्ची युद्ध शक्ति के मामले में ग्लासिस व्यक्तिगत रूप से रिक्टर के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनके आर्थिक प्रभाव और व्यापक कनेक्शन ने एक अलग तरह की निवारण प्रदान की। ग्लासी संबद्ध जागृति पर हमला करने से वाणिज्यिक प्रतिशोध, जमी हुई संपत्ति, अवरुद्ध व्यापार मार्ग और राजनयिक जटिलताएं हो सकती हैं, जिनसे युद्ध केंद्रित परिवार भी बचना चाहते थे। उनका दूसरा विकल्प एक पूर्ण कर्मचारी के बजाय एक निजी ठेकेदार के रूप में अवेकन एसोसिएशन में शामिल होना था। यह उन्हें मानक सदस्यता की अनुमति से अधिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षात्मक छतरी के नीचे रखेगा। एसोसिएशन ने अपने कर्मियों के खिलाफ धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया। यही कारण था कि वे जागृति के बीच इतनी लोकप्रिय पसंद बने रहे जो पूर्ण संगठनात्मक नियंत्रण के बिना सुरक्षा चाहते थे। कोई भी एसोसिएशन को अनावश्यक रूप से उकसाना नहीं चाहता था। उनके नेतृत्व में मानव शक्ति के पूर्ण शिखर पर भयानक बूढ़ी लोमड़ियों शामिल थे जो उन स्तरों तक पहुंच गए थे जो दूसरे अभयारण्य के दिग्गजों को भी तुलना में कमजोर दिखते थे। एक बार जब एसोसिएशन से संबद्ध किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई और बाद की जांच एक विशिष्ट परिवार या संगठन के पास वापस आ गई, तो उस इकाई को उनके पूर्ण विलुप्त होने का खतरा होने के लिए पर्याप्त गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। एसोसिएशन ने अपने लोगों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने जबरदस्त ताकत के साथ जवाब दिया जिसने अपराधियों के उदाहरण बनाए। जबकि रिक्टर परिवार अपने कुलपति की पौराणिक युद्ध क्षमताओं के साथ निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था, वे अवेकन्ड एसोसिएशन की विशाल, स्थापित शक्ति की तुलना में बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। तुलना करीब भी नहीं थी। एक भर्ती अस्वीकृति पर एसोसिएशन को उकसाना रणनीतिक आत्महत्या होगी। मैथ्यू अपने सोफे पर वापस झुक गया, दोनों विकल्पों को ध्यान से तौला। ग्लासी कनेक्शन पहले ही स्थापित है। केल मेरी क्षमताओं का सम्मान करता है और मुझे कभी कभार सहयोगी के रूप में होने से लाभ होता है। संबंध लेन देन वाला है लेकिन कार्यात्मक है। यही आसान रास्ता है। लेकिन एसोसिएशन व्यापक, अधिक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार जब मैं उनकी छतरी के नीचे होता हूं, तो शक्तिशाली परिवार भी सीधे मेरे खिलाफ जाने से पहले हिचकिचाएंगे। दोनों के फायदे थे और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं थीं। मैथ्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, विभिन्न परिदृश्यों और परिणामों के माध्यम से उनका विश्लेषणात्मक चल रहा था। मुझे जल्द ही फैसला करने की जरूरत है। ओलिवर स्नैक मेरी अस्वीकृति की रिपोर्ट करेगा। रिक्टर कुलपति को पता चलेगा कि मैंने उसे ठुकरा दिया था।
वह कैसे प्रतिक्रिया देता है यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और वह मुझे प्राप्त करने को कितना महत्व देता है बनाम प्रतिशोध की लागत। मैथ्यू को नहीं पता था कि रिक्टर कुलपति किस श्रेणी में आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक खतरनाक हो गई। कठिन रास्ता जानने से पहले उसे सुरक्षा की आवश्यकता थी। अपने फोन ब्राउजिंग सत्र के दौरान मैथ्यू ने महसूस किया कि उसने अभी तक सेलिन से बात नहीं की है। मुझे उससे संपर्क करना चाहिए, मैंने कहा था कि मैं सबके बाद। वह बुदबुदाया, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकालने के लिए जिस पर उसका नंबर लिखा था, उसकी भंडारण अंगूठी से। चीज चीज कीपैड को टैप करने का शोर एक संक्षिप्त क्षण के लिए शांत कमरे में गूंज उठा क्योंकि मैथ्यू ने अंकों में प्रवेश किया। अंगूठी अंगूठी। कई बार फोन की घंटी बजी। मैथ्यू ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, यह सोचकर कि क्या वह एक अज्ञात नंबर का जवाब भी देगी। कुछ क्षणों के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। नमस्ते, सेलिन की आवाज स्पीकर के माध्यम से आई, जिसमें सतर्क अनिश्चितता का एक नोट था। यह स्पष्ट था कि वह उसे कॉल करने वाले नंबर को नहीं पहचानती थी। अरे, यह मैथ्यू है, उन्होंने बस कहा। दूसरे छोर पर एक संक्षिप्त विराम था, उसके बाद वास्तविक आश्चर्य की तरह लग रहा था। मैथ्यू? आए। ईमानदारी से यकीन नहीं था कि आप वास्तव में कॉल करेंगे, सेलिन ने स्वीकार किया, उसका स्वर थोड़ा गर्म हो गया। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक कर रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूं। आप क्या? मुझे खुशी है कि आप अच्छा कर रहे हैं। मैं भी ठीक हूं, मैंने उस जगह को छोड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया। बस हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आप जानते हैं। यह कठिन था। हाँ, मैथ्यू ने कहा, उसकी आवाज पीछे हट गई क्योंकि उसने छिपे हुए क्षेत्र की भयावहता और उसकी हड्डियों में घुसने वाली कड़कड़ाती ठंड को याद किया। सेलिन के एक बार फिर बोलने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए मौन छा गया। मैथ्यू, मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की जरूरत है। क्या हम मिल सकते हैं? मैथ्यू के कान उसकी बातों पर खड़े हो गए। यह कितना महत्वपूर्ण है? यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, सेलिन ने जवाब दिया। मैथ्यू ने सेलिन को पृथ्वी पर अपना स्थान बताने का फैसला किया, यह पता लगाने के बाद कि वे जल्द ही पहले अभयारण्य में नहीं मिल सकते। बेस सेलिन को आयरन पीक तक पहुंचने के लिए 2 दिन की यात्रा की आवश्यकता थी, जिससे अभयारण्य में आकस्मिक बैठकें अव्यावहारिक हो गईं। क्या हम आज मिल सकते हैं? मैं कुछ ही घंटों में आपके स्थान पर पहुंच सकता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं बहुत अधिक धक्का मुक्की कर रहा हूं? मैथ्यू ने पेशकश की। ठीक है, हम आज मिल सकते हैं, सेलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जब तुम यहां आओ तो बस मुझे फोन करो। मुझे बताएं कि आप किस स्टेशन पर पहुंचेंगे और मैं आपको लेने आऊंगा। वास्तव में? ठीक है, मैं आपको कुछ ही मिनटों में बता दूंगा। सेलिन की सहमति सुनकर उसकी आवाज काफी चमक उठी थी। मैथ्यू ने फोन रख दिया, उसका दिमाग इस बात पर पलट गया कि सेलिन किस बात पर चर्चा करना चाहती है, जिसके लिए एक व्यक्तिगत बैठक की आवश्यकता है। वह कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती है, लेकिन यह किस बारे में हो सकता है? उनके विचार तब बाधित हो गए जब उनके फोन ने एक नए संदेश का संकेत देते हुए एक नरम झंकार जारी की। इसके माध्यम से पढ़ते हुए मैथ्यू ने याद किया कि सेलिन किस स्टेशन पर पहुंचेगी और अनुमानित समय अब से लगभग 2 घंटे बाद। मैथ्यू सेलिन के निर्धारित आगमन से 5 मिनट पहले निर्दिष्ट स्टेशन पर पहुंचे। ट्रांजिट हब परिवहन का उपयोग करते हुए उनके अपार्टमेंट से केवल 10 मिनट की दूरी पर था, जिससे यह एक सुविधाजनक बैठक बिंदु बन गया। पृथ्वी पर सर्वनाश के आगमन के बाद से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई थी। पुरानी सभ्यता का बुनियादी ढांचा, ग्रिडलॉक सड़कों के माध्यम से रेंगने वाली धीमी दहन इंजन कारें, भीड़ के घंटों के दौरान यात्रियों से भरी तंग भूमिगत ट्यूब, पूरी तरह से क्रांति ला दी गई थी। मानवता आवश्यकता और अवसर से तेजी से आगे बढ़ी थी। दरारों और विभिन्न अभयारण्यों से वापस लाई गई विदेशी सामग्रियों ने तकनीकी छलांग को सक्षम किया था जिसमें सामान्य परिस्थितियों में सदियों लग सकते थे।
एक साथ काम करने वाले इंजीनियरों और जागृति करने वालों ने परिवहन के तरीके बनाए थे जो पूर्व सर्वनाश यात्रा को तुलनात्मक रूप से आदिम बना देते थे। मैथ्यू की आंखों ने शहर के जिलों को जोड़ने वाले चमचमाते धागों की तरह आकाश में फैली कक्षीय पारगमन रेखाओं को ट्रैक किया। ऑर्बिटल्स खुद बमुश्किल किसी भी ध्वनि के साथ मंच की ओर उतरे। उनके गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रणोदन प्रणाली ने पुरानी दुनिया के विमानों से इंजनों की गर्जना को समाप्त कर दिया। पुरानी सभ्यता ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए विमानों का उपयोग किया था, लेकिन यहां तक कि उन कक्षों की तुलना में दर्दनाक रूप से धीमा माना जाता था जो अब परिवहन पर हावी थे। इन जहाज़ों ने पारंपरिक तकनीक के साथ असंभव गति से यात्रा की, कुछ घंटों में दूरी पार कर ली जो एक बार लगभग एक दिन लगती थी। ऑर्बिटल्स बहुत बड़े थे, पुराने क्रूज जहाज़ों की तुलना में आयामों के साथ बनाया गया था, लेकिन समुद्र यात्रा के बजाय वायुमंडलीय उड़ान के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्रत्येक जहाज सैकड़ों यात्रियों को आराम से ले जा सकता है, जिसमें कई डेक होते हैं जिनमें अमीर यात्रियों के लिए बुनियादी बैठने से लेकर लग्जरी आवास तक सब कुछ होता है। उन्होंने दूसरे क्रम की काल कोठरी से काटे गए मैनाइन फ्यूज्ड सामग्रियों के साथ संयुक्त उन्नत चुंबकीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी द्वारा निलंबित निर्दिष्ट हवाई लेन के साथ उड़ान भरी। रेखाएं स्वयं हवा में फीके झिलमिलाते रास्तों के रूप में दिखाई दे रही थीं, जो बड़े पैमाने पर तोरणों द्वारा बनाए रखी गई थी, जो आधुनिक स्मारकों की तरह शहरी परिदृश्य को बिंदीदार बनाती थीं। अतीत के तंग, भूमिगत प्लेटफार्मों के बजाय यह पारगमन केंद्र व्यापक मोड़ और पारदर्शी बाधाओं के साथ एक खुली हवा वाली संरचना थी। सामग्री स्टील की तुलना में मजबूत थी लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी थी, जो आने और प्रस्थान करने वाले ऑर्बिटल्स के अबाधित दृश्य पेश करती थी। डिजिटल डिस्प्ले ने दर्जनों जहाज़ों के लिए आगमन समय, गंतव्य और वास्तविक समय की स्थिति अपडेट दिखाई। जानकारी कई भाषाओं में स्क्रॉल की गई, जो सर्वनाश के बाद के समाज की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को समायोजित करती है। मैथ्यू ने देखा कि एक कक्षीय मंच के पास आ रहा है। जहाज आसानी से 200 मीटर लंबा था। लैंडिंग सुचारू और शांत थी। दरवाजे एक नरम फुफकार के साथ खुल गए और यात्री उतरने लगे। मैथ्यू ने यात्रियों के बीच सेलीन की खोज करते हुए भीड़ को स्कैन किया। कक्षीय से बाहर निकलने वाले अधिकांश लोग स्पष्ट रूप से अपने असर और उपकरणों के आधार पर जागृत थे। अधिकांश शून्य अपनी नौकरियों की प्रकृति के कारण इस तरह के परिवहन का खर्च नहीं उठा सकते थे, जो टिकट के लिए लगभग पर्याप्त नहीं था। किसी भी आपात स्थिति के मामले में स्टेशन रक्षात्मक रनों से भरा हुआ था। पुरानी दुनिया ने इस युग को डायस्टोपियन कहा होगा। वर्तमान पीढ़ी ने इसे केवल कैसे माना कि चीजें कैसी थीं। मैथ्यू का ध्यान उतरने वाले यात्रियों पर लौट आया क्योंकि उसने एक टट्टू पूंछ में बंधे परिचित रेशमी, काले बाल और भीड़ के बीच से नीली आंखों को चलते देखा। सेलीन आ गई थी। उनकी आंखें मंच पर मिलीं और सेलीन का चेहरा एक सुंदर मुस्कान में टूट गया क्योंकि वह भीड़ के माध्यम से उसकी ओर चली गई। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, मैथ्यू ने कहा कि वे एक साथ हलचल भरे टर्मिनल से बाहर निकल गए। उड़ान कैसी थी? तेज और घटनाहीन, शुक्र है। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे थोड़ी भूख लगी है। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम बात करने से पहले कुछ खाना ले लें? ऑर्बिटल की भोजन सेवा थी। महान नहीं, कुछ भी मुझे पसंद नहीं था। मैथ्यू ने सिर हिलाया। यहां से कुछ ही दूरी पर एक अच्छा रेस्तरां है। हम पहले खा सकते हैं, फिर बात करने के लिए कहीं और निजी जगह पर जा सकते हैं। बिल्कुल सही, सेलीन ने स्पष्ट राहत के साथ कहा। भोजन सुखद था, कुछ भी असाधारण नहीं था। उन्होंने बातचीत को हल्का रखा, सार्वजनिक सेटिंग में किसी भी संवेदनशील चीज से बचते हुए सामान्य विषयों पर चर्चा की। सेलीन वास्तव में आराम से लग रही थी, हालांकि मैथ्यू ने देखा कि वह कभी-कभी रेस्तरां के चारों ओर उसी जागरूकता के साथ देखती थी जिसे उसने खुद को बनाए रखा था। क्या उसे डर है कि उसका पीछा किया जा रहा है? मैथ्यू ने आंतरिक रूप से सोचा लेकिन आवाज नहीं उठाई। पूछना उसका व्यवसाय नहीं था, और अगर सेलीन बोलना चाहती थी तो वह खुद कहती। मैथ्यू ने इस विचार को खारिज कर दिया और कुछ होने की स्थिति में सतर्क रहे। खत्म करने और भुगतान करने के बाद वे शहर की सड़कों से होते हुए पास के एक होटल की ओर चले गए, जहां सेलीन ने अपने ठहरने के लिए आवास बुक किया था। जब वे चल रहे थे तो शाम की हवा थोड़ी ठंडी थी। शहर की रोशनी सतहों से विभिन्न इमारतों को परावर्तित कर रही थी, जिससे रात का ठंडा माहौल बन रहा था।
वे होटल के लगभग आधे रास्ते पर थे जब सेलिन ने आखिरकार उस विषय पर चर्चा करने का फैसला किया जिस पर चर्चा करने के लिए उसने यात्रा की थी। उसने अचानक चलना बंद कर दिया, मैथ्यू का सामना करने के लिए एक अभिव्यक्ति के साथ बदल गया जो उत्साह और आशंका को मिश्रित करता था। मैथ्यू ने उसकी ओर देखा, फिर उनके आसपास की ओर। वह बता सकता था कि उसने महत्वपूर्ण विषय के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया है। उसने एक अच्छी जगह चुनी। आसपास कोई नहीं है और होटल में साउंड ट्रैकर्स हो सकते हैं। उसने मन ही मन सोचा। उसने उसे नहीं रोका और बस इंतजार किया। मुझे एक जगह मिली है जैसे हम पहले फंस गए थे, सेलिन ने चुपचाप कहा। फुटपाथ की सापेक्ष गोपनीयता के बावजूद उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। मैथ्यू के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे सेलिन पर उसका पूरा ध्यान चल गया। आपका मतलब है कि सर्दियों का दिल? सर्दियों का दिल, एक कीवर्ड जिसे वे दोनों छिपे हुए दायरे से जानते थे। वे मुश्किल से अपने जीवन से बच पाए थे। समान, लेकिन प्रकृति में अलग, सेलिन ने स्पष्ट किया। अपने चलना फिर से शुरू किया, लेकिन काफी धीमी गति से। बिल्कुल कोई छिपा हुआ क्षेत्र नहीं है। यह एक है स्थिर और मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी, और जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह स्थित है उसके अनुसार यह समान घटनाओं के बीच भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होना चाहिए। वह रुक गई, दृश्यमान देखभाल के साथ अपने शब्दों का चयन किया। मैं पूरी तरह से कुछ और जांच करते समय इसके सबूतों पर ठोकर खाई। स्थान और प्रवेश आवश्यकताएं, लेकिन एक समस्या है। हमेशा एक समस्या होती है, मैथ्यू ने शुष्कता से कहा। यह क्या है? सेलिन ने गंभीर तीव्रता से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, इसमें कम से कम 2 लोगों को सुरक्षित प्रवेश करने की जरूरत है। एकल जागृति के लिए प्रवेश तंत्र सक्रिय नहीं होगा, किसी प्रकार का असफल क्षेत्र की मौलिक संरचना में निर्मित है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी आवाज को और भी कम कर दिया, सड़क की सापेक्ष गोपनीयता के बावजूद एक फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर। मुझे इस जानकारी के साथ किसी और पर भरोसा नहीं है। जिन लोगों को मैं जानता हूं, वे या तो अवसर को पूरी तरह से चुराने की कोशिश करेंगे या अपने परिवारों और संगठनों को लाएंगे, इसे लाभ साझाकरण और नियंत्रण के मुद्दों के साथ राजनीतिक गड़बड़ी में बदल देंगे। लेकिन आप? सेलिन सीधे उसकी आंखों से मिली। आपने सर्दियों के दिल में खुद को विश्वसनीय साबित किया। आपने मुझे तब नहीं छोड़ा जब ऐसा करना आसान और सुरक्षित होता। मुझे मुश्किल से जानने के बावजूद तुमने मेरे साथ लड़ाई लड़ी। और आप किसी भी बड़े परिवार या गुट से संबद्ध नहीं हैं जो हमें जो कुछ भी मिलता है उसके स्वामित्व और वितरण को जटिल बना देगा। या क्या आप? मैथ्यू ने इस जानकारी को तेजी से संसाधित किया। उनका विश्लेषणात्मक दिमाग पहले से ही निहितार्थों, संभावित जोखिमों और संभावित पुरस्कारों की गणना कर रहा था। मैं नहीं हूं। जब हमने पहली बार शुरुआत की थी तो मेरे उपकरण ने कहा था कि पर्याप्त है ना? सेलिन धीरे से मुस्कुराई। यह सच है। मूल्यवान सामग्री के साथ एक स्थिर क्षेत्र जिस तक पहुंचने के लिए साझेदारी की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खोजा जाता है जो इसे पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहता था। सेटअप लगभग बहुत सुविधाजनक लग रहा था, उसकी वर्तमान जरूरतों के साथ बहुत अच्छी तरह से संरेखित था, जिससे मैथ्यू को डिफ़ॉल्ट रूप से संदेह हो गया। हम विशेष रूप से किस तरह के दायरे के बारे में बात कर रहे हैं? मैथ्यू ने पूछा। एक कालकोठरी संस्करण? पूरी तरह से कुछ और। सेलिन की अभिव्यक्ति और अधिक अनिश्चित हो गई, जिसे मैथ्यू ने चिंता के साथ नोट किया। यही मुद्दा है। इसके बारे में पर्याप्त विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रवेश बिंदु मौजूद है, दोहरे सक्रियण की आवश्यकता की पुष्टि की गई है, लेकिन वास्तव में अंदर क्या है? उसने सिर हिलाया। अज्ञात। यही कारण है कि मुझे एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं। हम कुछ अंधे में जा रहे होंगे। मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात या अवेकन्ड एसोसिएशन के साथ पंजीकृत कुछ नहीं है। सेलिन ने तुरंत अपने संदेह की पुष्टि की। यह काफी अच्छी तरह से छिपा हुआ है और गलती से ठोकर खाना बेहद कठिन है।
स्थान दूरस्थ है, प्रवेश बिंदु प्राकृतिक इलाके की विशेषताओं से ढका हुआ है और कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है जो मुझे मिल सकता है। पिछली बार जब मैंने साइट की भौतिक रूप से जांच की थी तो आपके द्वारा मुझे कॉल करने से कुछ घंटे पहले की गई थी। प्रवेश तंत्र अभी भी अनदेखा और बरकरार था। वह रुकी, फिर तात्कालिकता के साथ जोड़ा, फिर भी हमें अपना निर्णय जल्दी से लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी ने इसे अभी तक नहीं पाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अनिश्चित काल तक छिपा रहेगा। हम जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, किसी और को इसका पता चलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैथ्यू ने कई लंबे क्षणों तक प्रस्ताव पर विचार किया, संभावित पुरस्कारों के खिलाफ जोखिमों का वजन किया। अज्ञात क्षेत्र, अनिश्चित सामग्री, साझेदारी की आवश्यकता है। कोई बैकअप या बचाव नहीं अगर चीजें भयावह रूप से गलत हो जाती हैं। एक जाल हो सकता है, एक भाग्य हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सेलिन भरोसेमंद साबित हुई थी। उसे उस पर अंधा भरोसा नहीं था, लेकिन उसे कुछ भरोसा था, कम से कम एक अच्छा साथी होने में। ठीक है, मैथ्यू ने फैसला किया। मैं इसे आपके साथ दर्ज करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलने कहाँ जाऊं? सेलिन का चेहरा स्पष्ट राहत और उत्साह से चमक उठा। मुझे पता था कि आप स्वीकार करेंगे। आइए निकटतम पोर्टल सुविधा पर चलते हैं। मैं आपको वहां के रास्ते में पूरी जानकारी दूंगा। आयरन पीक बेस के अंदर, मैथ्यू ने तुरंत बेस लॉर्ड के प्रशासनिक भवन की ओर अपना रास्ता बना लिया। वह निश्चित नहीं था कि वह वर्तमान में केल को वहां ढूंढेगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वह केल के भरोसेमंद लोगों में से एक का सामना करेगा, चाहे मार्कस, भाला चलाने वाली महिला या टीम का कोई अन्य सदस्य। दरअसल, बाहर तैनात गार्डों से प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने पर मैथ्यू ने मार्कस को केल के कार्यालय में काम करते हुए पाया। युवा उत्तराधिकारी ने स्पष्ट रूप से उनकी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें एक अस्थायी नेतृत्व की भूमिका दी थी। एक आधार को बिना किसी अधिकार के नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिरकार, विशेष रूप से एक बड़ी घेराबंदी के तुरंत बाद। यह समझाने के बाद कि उसे क्या चाहिए, मैथ्यू को ठीक वही मिला जिसके लिए वह आया था, बेस के लिए एक विस्तृत रोडमैप मार्ग जिसका उल्लेख सेलिन ने किया था, रॉकेटर बेस। यह मिराज के साथ लगभग एक दिन की यात्रा थी, जो कुछ दूर होने के बावजूद प्रबंधनीय थी। मैथ्यू ने कारवां के माध्यम से परिवहन की व्यवस्था करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि इसमें वास्तव में काफी अधिक समय लगेगा। अनुभवी जागृति के लिए व्यक्तिगत माउंट पर अकेले यात्रा करना अक्सर बहुत तेज होता था। कारवां का उपयोग मुख्य रूप से यात्रा के दौरान सुरक्षित मार्गों और संरक्षित कंपनी की गारंटी के लिए किया जाता था। मैथ्यू को इनमें से किसी भी लाभ की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अकेले यात्रा करने का निर्णय लिया। नक्शा प्रदान करने के लिए धन्यवाद, मैथ्यू ने मार्कस से वास्तव में कहा। मैं मदद की सराहना करता हूं। मार्कस ने कृतज्ञता व्यक्त की। कोई बात नहीं। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो केल ने आपकी सहायता करने के लिए निर्देश छोड़े। बेस लॉर्ड के कार्यालय ने स्वाभाविक रूप से आसपास के सभी ठिकानों और प्रमुख स्थलों की ओर विस्तृत मानचित्र बनाए रखे। अस्थायी प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मार्कस के पास मुआवजे या औपचारिक अनुमोदन की आवश्यकता के बिना ऐसी जानकारी प्रदान करने का अधिकार था। फिर भी मैथ्यू को अनावश्यक रूप से किसी का ऋणी होना पसंद नहीं था, यहां तक कि छोटे एहसानों के लिए भी। वह बाद में किसी बिंदु पर इस सहायता को चुकाने का कोई तरीका ढूंढेगा, अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगा। मैथ्यू ने प्रशासनिक भवन छोड़ दिया और अस्तबल में अपना रास्ता बना लिया जहां मिराज रखा गया था और ठीक हो रहा था। जब मैथ्यू पास आया तो मिराज तुरंत भड़क गया, अपने सवार को स्पष्ट खुशी से पहचाना। एक और यात्रा के लिए तैयार हैं? मैथ्यू ने घोड़े की गर्दन को प्यार से रगड़ते हुए पूछा। हमारे आगे लगभग एक दिन की सवारी है। मिराज ने समझौते को सूंघा, पहले से ही अपनी हालिया परीक्षा के बावजूद उत्सुक लग रहा था। मैथ्यू ने घोड़े को कुशलता से काठी लगाई और उसे अस्तबल से बाहर ले गया। सेलिन के अनुसार, सेलिन ने जिस क्षेत्र की खोज की थी, वह रॉकेटर बेस की परिधि के अपेक्षाकृत करीब था, जिसका मतलब था कि मैथ्यू को बेस तक पहुंचने के बाद बहुत दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मैथ्यू ने मिराज पर चढ़ाई की और उसे पश्चिमी द्वार की ओर निर्देशित किया, वही खंड जहां उसने कल ही माउंटेन बियर से लड़ाई की थी।
यह क्षेत्र पहले से ही मरम्मत के दौर से गुजर रहा था, जिसमें पृथ्वी जादूगरों ने क्षतिग्रस्त इलाके को फिर से आकार दिया और निर्माण टीमों ने दीवार के नष्ट हुए हिस्सों का पुनर्निर्माण किया। शुक्र है, सेलिन ने कहा था कि दायरे का प्रवेश द्वार रॉकेट की बाहरी सीमा के अपेक्षाकृत करीब था, इसलिए मैथ्यू को अपनी यात्रा के दौरान किसी और की खोज के बारे में चिंता नहीं थी। उन्होंने मिराज से एक स्थिर गति से आग्रह किया, जो भी अज्ञात अवसर या खतरे की प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी ओर यात्रा शुरू कर दी। अपनी यात्रा के दौरान मिराज ने मैथ्यू को एक बार फिर साबित कर दिया कि उसने सही माउंट क्यों चुना था। अपने निचले स्तर के बावजूद मिराज आश्चर्यजनक चपलता के साथ आगे बढ़ा। सफेद घोड़ा पहले से भी अधिक फुर्तीला लग रहा था। सेलिन ने जिस क्षेत्र की बात की थी, उस क्षेत्र की यात्रा के दौरान एक समस्या उत्पन्न हुई। मुझे नहीं पता कि मृगतृष्णा कहाँ छोड़ो। यह परेशानी भरा है, मैथ्यू ने मन ही मन सोचा। उसे यह चुनना था कि रॉकेटर बेस पर मृगतृष्णा छोड़नी है या उसे अपने साथ ले जाना है। रॉकेटर बेस की यात्रा प्रकृति में विश्वासघाती थी। यह जानवरों या शत्रुतापूर्ण जागृति द्वारा उत्पन्न खतरे नहीं थे जिन्होंने यात्रा को कठिन बना दिया, बल्कि मार्ग ही था। रोड मैप द्वारा प्रदान किए गए सबसे तेज पथ के लिए मजबूत धाराओं के साथ नदियों को पार करने, अस्थिर इलाके के साथ खड़ी पहाड़ियों को पार करने और छोटे पहाड़ी दर्रों को पार करने की आवश्यकता थी जहां रास्ते मुश्किल से घोड़े और सवार को समायोजित करने के लिए संकुचित थे। भूगोल अक्षम्य था, निरंतर ध्यान देने और सावधानीपूर्वक गुजरने की मांग कर रहा था। यह आसान नहीं था, लेकिन मिराज गंभीर मुद्दों के बिना प्रत्येक बाधा को पार करने में कामयाब रहा। मैथ्यू मिराज के उल्लेखनीय धीरज और निश्चित पैर से प्रभावित थे, बुद्धिमत्ता के साथ बदलते इलाके को अपनाते हुए, जिसने उन्हें अपेक्षाकृत निम्नस्तरीय माउंट होने के बावजूद इतना मूल्यवान साथी बना दिया। यात्रा के दौरान मैथ्यू को किसी भी महत्वपूर्ण खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, जो उनके उद्देश्य की समय संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए भाग्यशाली था। वह जितनी जल्दी हो सके उस स्थान पर पहुंचना चाहता था, और शक्तिशाली जानवरों के साथ विस्तारित युद्ध के लिए मजबूर होने से वह काफी धीमा हो जाता। दक्षता के बावजूद मैथ्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन निराशा का एक छोटा सा झटका महसूस कर सका। यात्रा के दौरान सामना किए गए कुछ शक्तिशाली जानवरों ने उसकी प्रगति को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। इन हत्याओं से अनुभव और जीवन लाभ ने यात्रा के समय को विशुद्ध रूप से संक्रमणकालीन के बजाय उत्पादक बना दिया होगा। लेकिन आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता था। रात धीरे धीरे उतरी गई क्योंकि मैथ्यू आगे बढ़ता रहा। दुर्भाग्य से वह वर्तमान में जिस क्षेत्र से गुजर रहा था, वह खुला घास का मैदान था जिसमें लगभग कोई प्राकृतिक आवरण नहीं था। रोलिंग मैदान हर दिशा में फैले हुए थे, केवल कभी कभार चट्टान संरचनाओं से टूटे हुए थे जो सार्थक आश्रय प्रदान करने के लिए बहुत छोटे थे। मैथ्यू की नज़र मिराज पर पड़ी, जो दिन भर की यात्रा के बाद संघर्ष कर रही थी। घोड़े की सांस लेने में कठिनाई हो गई थी, गति बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद उसकी गति धीमी हो गई थी। बिना आराम के आगे बढ़ने से चोट लगने या पूरी थकावट का खतरा होगा। ध्यान से चारों ओर देखते हुए मैथ्यू ने किसी भी संभावित आश्रय या रक्षात्मक स्थिति के लिए पर्यावरण को स्कैन किया। कुछ भी खुद को प्रस्तुत नहीं किया। घास का मैदान हर कोण से उजागर हुआ था, जिससे स्पष्ट दृश्य रेखाएं मिलती थीं, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं होती थी। उन्होंने भेद्यता के बावजूद अपने वर्तमान स्थान पर आराम करने का फैसला किया। चूंकि यह पूरी तरह से खुली जगह थी, इसलिए स्थिति कुछ मायनों में खतरनाक थी लेकिन दूसरों में फायदेमंद थी। मैथ्यू किसी भी दिशा से सब कुछ आ रहा देख सकता था, जिसका अर्थ है कि घात लगाना लगभग असंभव होगा। कोई भी खतरा हड़ताली दूरी तक पहुंचने से बहुत पहले दिखाई देगा। वह पारदर्शिता कुछ स्थितियों में भौतिक आवरण से अधिक मूल्यवान थी। मैथ्यू उतर गया और एक न्यूनतम शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुनियादी आपूर्ति के साथ अपने स्थानिक भंडारण से एक बेडरोल खींचा। मिराज ने तुरंत खुद को कृतज्ञतापूर्वक जमीन पर गिरा दिया, उसके पैर उसके नीचे मुड़े हुए थे। आज अच्छा काम, मैथ्यू ने चुपचाप कहा, एक कंटेनर से घोड़े का पानी और आयरन पीक में खरीदे गए कुछ फीड की पेशकश की। आराम करो, हमारे पास कल कवर करने के लिए और अधिक जमीन है। मिराज ने आराम करने की स्थिति में बसने से पहले गहराई से पी लिया, उसकी आंखें पहले से ही आधी बंद थीं। मैथ्यू ने अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों का उपयोग करके एक परिधि स्थापित की,
जहां तक उनकी विशेषताओं की अनुमति थी, उनकी जागरूकता का विस्तार किया। दुर्भाग्य से, उनकी पायरोमैंसर कक्षा आधिकारिक तौर पर समय से बाहर हो गई थी, इसलिए उनका हीट सेंस कौशल अब सक्रिय नहीं था। वह मिराज के गर्म थोक के खिलाफ अपनी पीठ के साथ बैठ गया। कर्मचारी उसकी गोद में आराम कर रहे थे और तत्काल तैनाती के लिए तैयार थे। उसकी आंखों ने अंधेरे घास के मैदान को स्कैन किया। ऊपर रात का आकाश उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट था। पैटर्न में अंधेरे में बिखरे हुए तारे मैथ्यू अभी भी पहचानना सीख रहे थे। अगर सेलिन की जानकारी सटीक है, तो मुझे कल दोपहर तक रॉकेटर बेस पहुंच जाना चाहिए। फिर यह सिर्फ उसके साथ मिलने की बात है, फिर दायरे में प्रवेश करने की बात है। यह वह अवसर हो सकता है जिसे मुझे महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, या यह एक मौत का जाल हो सकता है जिसकी कीमत मुझे सब कुछ चुकानी पड़े। मैथ्यू का हाथ उसके कर्मचारियों पर थोड़ा कस गया। पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। वह गहरी नींद के बजाय एक हल्के ध्यान में बस गया। अगर उसके शरीर को सहनशक्ति को ठीक करने की अनुमति देते हुए खतरों को भौतिक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त जागरूकता बनाए रखता है। घास का मैदान शांत रहा और अभी भी उनके चारों ओर था। अंधेरे आकाश को सजाने वाले जुड़वा मैथ्यू अंतहीन मैदानों में प्रकाश डालते हैं। मैथ्यू की आंखें खुल गईं क्योंकि उसे लगा कि अशुभ ऊर्जा आ रही है। वह तुरंत खड़ा हो गया। उसका हाथ पहले से ही अपने कर्मचारियों के लिए पहुंच रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक आसान रात नहीं होने वाली थी। विभिन्न प्रजातियों के कम से कम 10 जानवर अंधेरे से निकले, मैथ्यू और मिराज की स्थिति को घेर लिया। वे सभी शुरू में एक दूसरे से सावधान थे। प्राकृतिक प्रतिस्पर्धियों को संभावित शिकार की गंध से अस्थायी निकटता में मजबूर किया गया था। लेकिन एक बार जब उन्होंने मैथ्यू और थके हुए मिराज को पूरी तरह से पंजीकृत कर लिया, तो जानवर अपने क्षेत्रीय मतभेदों को एक तरफ रख देते थे और घिरे हुए शिकार का दावा करने के एक साझा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते थे। मैथ्यू की निगाहें उभरते खतरों पर घूम गईं, तेजी से हर एक का आकलन कर रही थी। वे सभी उनके द्वारा विकीर्ण मन हस्ताक्षरों के आधार पर लगभग 18 स्तर के थे। अपनी वर्तमान ताकत पर किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष रूप से खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वह सावधान नहीं था तो उनकी संख्या और समन्वित स्थिति ने बहुत कम जोखिम पैदा किया। मिराज को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। थकावट ने अचानक खतरे के एड्रेनालाइन के बावजूद उसकी हरकतें धीमी कर दी। नीचे रहो, मैथ्यू ने चुपचाप आदेश दिया। मैं इसे संभाल लूंगा। मैथ्यू का मन भड़क उठा क्योंकि उसने अपने सबसे मजबूत मंत्र प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। मैथ्यू जानता था कि भले ही वह चुपचाप खतरों को खत्म करने और अतिरिक्त शिकारियों को आकर्षित करने से बचने की कोशिश करे, अपरिहार्य गिरा हुआ खून वैसे भी आसपास के क्षेत्र से अधिक जानवरों को आकर्षित करेगा। किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने से पहले इसे जल्दी और निर्णायक रूप से समाप्त करना बेहतर है। यह केवल और अधिक परेशानी का सामना करेगा। उसके हाथ में आग का गोला बन गया, जो उसने हासिल की गई सभी महारत के साथ अधिकतम दक्षता तक संकुचित हो गया। नीले रंग की धारियों के साथ क्रिम्सन सोने की लपटें भूख से चटक रही थी। मैथ्यू ने इसे जानवरों के सबसे घने समूह की ओर छोड़ दिया। 4 जीव जो हमला करने की उत्सुकता में बहुत करीब से एक साथ समूहित हो गए थे। यही नहीं, विस्फोट शक्तिशाली से कम नहीं था। 5 मीटर के दायरे ने विस्फोट क्षेत्र में सभी 4 जानवरों को पकड़ लिया। उनके महाकाव्य रंग कौशल से 250% क्षति बोनस ने उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया। उनके शरीर को पीछे की ओर फेंक दिया गया, जला दिया गया और टूट गया। जलने का प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि कुछ भी जीवित नहीं रहा, भले ही प्रारंभिक विस्फोट तुरंत घातक न हो। आपने एक स्तर 18 प्लेन स्टाकर को मार डाला है। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 18 रॉक वुल्फ को मार डाला है। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 18 ग्रासलैंड हंटर को मार डाला है। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 18 डार्क प्रॉलर को मार डाला है। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। शेष 6 जानवर झिझके। आग की एक ही चमक में 4 पैक सदस्यों को मरते हुए देखकर उनका आत्मविश्वास हिल गया। दहाड़! उनकी झिझक लंबे समय तक नहीं रही। उन्होंने मैथ्यू को उपभोग करने का प्रयास करते हुए एक साथ कई दिशाओं से चार्ज किया। मैथ्यू ने एक और इग्नाइट आग का गोला बनाया,
जिसका उद्देश्य उसके बाएं किनारे से आने वाले 3 जानवरों पर था। यही नहीं, विस्फोट ने उन्हें मिड चार्ज खा लिया। जलने के प्रभाव ने तुरंत पकड़ लिया, जिससे लगातार नुकसान हुआ क्योंकि आग की लपटें फर और मांस से चिपक गईं। 3 जानवर तुरंत मर गए। इतने शक्तिशाली हमले से बचाव करने का कोई मौका नहीं था। अंतिम 3 जानवरों को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। उन्होंने तितर-बितर होने और पीछे हटने की कोशिश की। उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें चेतावनी दी। मैथ्यू ने पीछा करने पर विचार किया, लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया। जीव भाग रहे थे, अब कोई खतरा नहीं था और उनका पीछा करना फायदेमंद नहीं था। उन्होंने न्यूनतम जीवन प्रदान किया और हत्या से कोई अनुभव नहीं हुआ। उसने अपने कर्मचारियों को कम कर दिया। पूरी मुठभेड़ पहली पहचान से लेकर अंतिम हत्या तक 30 सेकंड से भी कम समय तक चली थी। मैथ्यू ने अपने द्वारा मारे गए 7 जानवरों से कुल 35 जीवन प्राप्त किए थे, जिनमें से प्रत्येक ने उसे अपनी वर्तमान ताकत की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्तर के कारण 5 जीवन प्रदान किए थे। हालांकि संख्या अविश्वसनीय रूप से कम थी, कभी भी थोड़ा सा संचय मायने रखता था। घास का मैदान फिर से खामोश हो गया, केवल जानवरों की लाशों को भस्म करने वाली अवशिष्ट लपटों की चटकने से टूट गया। मिराज संक्षिप्त लड़ाई के दौरान खड़े होने में कामयाब रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, लेकिन भरोसा करते हुए उन्होंने मैथ्यू को नैदानिक दक्षता के साथ खतरों को खत्म करते हुए देखा था। देखना, मैथ्यू ने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए चुपचाप कहा। चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक आप कर सकते हैं, कुछ और आराम करें। हमें जल्द ही जाने की जरूरत है क्योंकि और जानवर आने लगते हैं। मिराज वापस बस गया, हालांकि उसके कान अतिरिक्त खतरों के लिए सतर्क रहे। मैथ्यू खड़ा रहा, उसकी इंद्रियां अंधेरे में फैल गईं। विस्फोट और खून की गंध अंततः अधिक शिकारियों को आकर्षित करेगी। इस रुकावट से पहले उसे शायद 5 मिनट का ध्यान मिला था। शायद आज रात ज्यादा आराम नहीं मिलेगा, सतर्क रह सकता है और मिराज के आराम करने तक जो कुछ भी दिखाई देता है, उससे निपट सकता है। मैथ्यू ने अंधेरे के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखने से पहले मिराज को कुछ समय के लिए आराम करने का फैसला किया था। एक स्थान पर रहना स्पष्ट रूप से एक भयानक विचार साबित हो रहा था। खून और जले हुए मांस की गंध एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रही थी, जो घास के मैदानों से शिकारियों को आकर्षित कर रही थी। मैथ्यू ने अपनी सतर्क स्थिति फिर से शुरू की। पहरा दे रहे थे, जबकि मिराज ने सुरक्षित रूप से जारी रखने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल कर ली थी। घोड़े को अल्पावधि में पतन या चोट के जोखिम के बिना यात्रा करने के लिए पर्याप्त सहनशक्ति हासिल करने में लगभग 10 मिनट और लगे। उस संक्षिप्त प्रतीक्षा अवधि के दौरान मैथ्यू को एक आक्रामक लहर में अंधेरे से उभरे 20 अतिरिक्त जानवरों को मारने के लिए मजबूर किया गया था। उसने अपने मन भंडार का लगभग 30% उनके साथ काम करने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि खतरों को कुशलता से खत्म करना उत्तरोत्तर कठिन हो गया था जब वे सभी उसकी त्वचा को काटने और उसकी हिम्मत को निगलने के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। जानवरों ने अधिक सावधानी के साथ संपर्क किया, अप्रत्याशित कोणों से हमला किया और मैथ्यू के रक्षात्मक कवरेज में अंतराल का फायदा उठाने के लिए अपने हमलों का समन्वय किया। कई 19 और 20 के स्तर पर थे, जिन्हें जल्दी से खत्म करने के लिए अधिक केंद्रित मारक क्षमता की आवश्यकता थी। मैथ्यू को इग्नाइट का अधिक रूढ़िवादी रूप से उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, केवल सबसे खतरनाक समूहों को लक्षित करते हुए, मन को संरक्षित करने के लिए बुनियादी मौलिक हमले के साथ अलग अलग खतरों को संभालते हुए। उसने अपने संग्रह में शामिल होने वाले 20 जानवरों से कुल 100 जीवन प्राप्त किए थे। जानवरों की लाशों के बढ़ते ढेर के साथ जमीन पर कूड़ा फैला हुआ था और आग की लपटें उनमें से लगभग आधे को खा रही थीं। मैथ्यू ने मिराज की पीठ पर सावधानी से चढ़ाया। सफेद घोड़ा दृश्य प्रयास के साथ खड़ा था, लेकिन निरंतर यात्रा के लिए पर्याप्त स्थिर लग रहा था। चलो वास्तव में बड़े शिकारियों के दिखाने से पहले यहां से चले जाते हैं, मैथ्यू ने कहा, मिराज को अचानक युद्ध के मैदान से दूर ले जाना। इतने खून के पास रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। बड़े, अधिक बुद्धिमान जानवर जल्द ही नरसंहार की ओर आकर्षित होंगे। मैथ्यू को रात में खुले घास के मैदान में 23 या उससे अधिक स्तर से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिराज एक स्थिर लेकिन सतर्क गति से आगे बढ़ने लगा। उसके खुर अंधेरे और थकान के बावजूद आसमान इलाके में खरीद रहे थे। मैथ्यू ने अपने गार्ड को ऊपर उठाया, लगातार खतरों के लिए अपने परिवेश को स्कैन किया।
जुड़वा मैथ्यू ने नेविगेट करने के लिए पर्याप्त परिवेश प्रकाश प्रदान किया। विभिन्न परिस्थितियों में यह सुंदर हो सकता था। अभी मैथ्यू इसके द्वारा प्रदान की गई दृश्यता के लिए आभारी था। उन्होंने फिर से रुके बिना रात भर यात्रा की, अपने और मैथ्यू द्वारा बनाए गए हत्या के मैदान के बीच जितना संभव हो उतना दूरी बनाई। कभी कभी मैथ्यू ने दूरी में जानवरों का पता लगाया, संभवतः उनके आंदोलन पर नजर रखते हैं या गंध के निशान की जांच करते हैं जो वे अनिवार्य रूप से छोड़ देते हैं। जब तक पूर्वी क्षितिज में भोर शुरू हुई, तब तक मैथ्यू ने अनुमान लगाया कि उन्होंने रॉकेटर बेस की ओर यात्रा के एक और महत्वपूर्ण हिस्से को कवर कर लिया है। घास के मैदान धीरे धीरे अधिक ऊंचाई परिवर्तन के साथ चट्टानी इलाके को रास्ता दे रहे थे, यह सुझाव देते हुए कि वे पहाड़ी क्षेत्र के करीब पहुंच रहे थे जहां आधार स्थित था। यात्रा के दौरान मैथ्यू और मिराज ने प्राकृतिक गुफाओं में छोटे ब्रेक लिए थे। भोर तक मैथ्यू ने कुल 100 जानवरों को मार डाला था और कई शक्तिशाली जानवरों से बच गया था जिनके साथ वह लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। मैथ्यू को घोड़े के लिए वास्तविक चिंता का दर्द महसूस हुआ। मिराज ने अधिकांश माउंट की तुलना में कहीं अधिक सहन किया था। बस कुछ और घंटे, मैथ्यू ने मिराज की गर्दन थपथपाते हुए उत्साहजनक रूप से कहा। एक बार जब हम रॉकेटर बेस पर पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ उचित आराम मिलेगा, मैं वादा करता हूं। मिराज ने धीरे से सूंघा, मानो प्रतिबद्धता को स्वीकार कर रहा हो। मैथ्यू का मतलब ईमानदारी से था। घोड़े ने बुनियादी स्थिर देखभाल से कहीं अधिक कमाई की थी। एक बार जब सेलिन के साथ यह क्षेत्र की खोज पूरी हो गई और मैथ्यू के पास स्केल से अपने भुगतान तक पहुंच थी, तो वह घोड़े को मजबूत करने में मदद करने के लिए प्रीमियम रिकवरी औषधि, उन्नत फीड और संभवतः कुछ सामग्रियों में भी निवेश करेगा। वफादारी और साहस को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सूरज आसमान में उगता रहा, जिससे उनकी लंबी यात्रा में गर्मी और बेहतर दृश्यता आ गई। बेस की अपनी यात्रा के दौरान मैथ्यू का सामना बहिष्कृत लोगों के एक समूह से हुआ। बहिष्कृतों ने उसे और मिराज को अपने हथियारों से घेर लिया था और उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई थी। वहीं रुको, नेता ने पुकारा, एक जख्मी आदमी जो दोहरे खंजर चला रहा था। आपके लिए सड़क का अंत। आपके पास जो कुछ भी है उसे सौंप दें, हथियार, औषधि, सिक्का और विशेष रूप से वह भंडारण अंगूठी, और शायद हम आपको अपने जीवन को बरकरार रखते हुए चले दें। मैथ्यू ने आंतरिक रूप से आह भरी। यह सामान्य दस्यु स्क्रिप्ट थी, पूर्वानुमानित, थकाऊ और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने समय की बर्बादी। मैथ्यू तुरंत बता सकता था कि वे कमजोर थे, कम से कम उसकी तुलना में। वे सभी 19 से 20 के स्तर पर थे, जो उनकी वर्तमान ताकत से कुछ स्तर नीचे थे। उनके समूह में कुल 6 लोग शामिल थे, बुनियादी उपकरणों के साथ 3 योद्धा, एक हत्यारा जो गुच्छा में खतरनाक दिखने की कोशिश कर रहा था, और 2 जादूगर पहले से ही धमकी के प्रदर्शन के रूप में मंत्र प्रसारित कर रहे थे। तीनों योद्धा कुछ खास नहीं थे। उनके पास बुनियादी कक्षाएं थीं जो अधिकांश जागृति को उनके मानक समारोह के दौरान प्राप्त होती थीं, लड़ाकू, योद्धा, तलवारबाज। इन बहिष्कृत लोगों को निष्पादित करने से पहले, जिन्होंने उसे लूटने का प्रयास करने का दुस्साहस किया था, मैथ्यू ने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। जब तक उसे मौका मिलता था तो वह हत्यारे की कक्षा की नकल करता था। 2 जादूगर कुछ भी उपयोगी प्रदान नहीं करेंगे, उनकी कक्षाएं संभवतः बुनियादी जादूगर प्रकार थीं जिन्हें उन्होंने पहले ही बड़े पैमाने पर खोजा था। लेकिन हत्यारे के पास सबसे अधिक संभावना होगी कि चुपके या करीबी लड़ाई से संबंधित कौशल होगा जो मैथ्यू कुछ मूल्यवान में विकसित हो सकता है। वह निश्चित नहीं था कि वह रॉकेटर बेस के अंदर अपने कौशल का उपयोग करके सक्रिय रूप से जागृति का सामना करेगा, शायद समर्पित प्रशिक्षण मैदान को छोड़कर। लेकिन उन सुविधाओं का दौरा करने से बहुमूल्य समय बर्बाद होगा, और वास्तव में अद्वितीय वर्ग वाले किसी व्यक्ति को खोजने की संभावना बेहद कम थी। अद्वितीय वर्गों के साथ जागृति करने वाले बहुत दूर थे और सामना करने के लिए बहुत कम थे। मैथ्यू सेलिन और केल का सामना करने के लिए भाग्यशाली था। एक हत्यारा उसे या तो चुपके से संबंधित क्षमताओं या तकनीकों के साथ प्रदान कर सकता है जो दुश्मनों की दूरी बंद होने पर उसकी करीबी लड़ाकू क्षमताओं में सुधार करेगा। दोनों उसके शस्त्रागार में उपयोगी परिवर्धन होंगे। मैथ्यू ने क्लास स्लॉट को चुपचाप सक्रिय कर दिया, जबकि बहिष्कृत लोगों ने अपनी धमकी भरी मुद्रा जारी रखी। शुक्र है,
हत्यारा अपने वर्ग कौशल को सक्रिय करने के लिए काफी मूर्ख था। क्लास स्लॉट 1/1। वर्ग हत्यारा। कौशल खंजर कला। अवधि 24 घंटे। नई जानकारी उसके दिमाग में समुद्र तल से टकराने वाली लहरों की तरह भर गई। खंजर तकनीक, रुख कार्य, पकड़ विविधताओं और स्ट्राइक पैटर्न का ज्ञान उनकी चेतना में प्रवेश कर गया। वह अचानक खंजर के अपने पिछले शौकिया संचालन में खामियों को देख सकता था, हथियार जो वह नज़दीकी दूरी की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहता था जब दुश्मनों ने उसकी कास्टिंग दूरी का उल्लंघन किया था। अब वह उचित रूप समझ गया। कुशलता से बचाव कैसे करें और अप्रत्याशित कोणों से हमला करें। खंजर कला। रैंक सामान्य। प्रवीणता 0%। विवरण: आपको हथियार के रूप में खंजर की बुनियादी समझ है। आप मूलभूत क्षमता के साथ हमला करने, बचाव करने और निष्पादित करने के लिए खंजर का उपयोग करने में सक्षम हैं। मैथ्यू का ध्यान उसके सामने बहिष्कृत लोगों की ओर लौट आया, जो अब उसकी प्रतिक्रिया की स्पष्ट कमी पर बढ़ते आंदोलन के साथ चिल्ला रहे थे। क्या तुम बहरे हो? नेता ने कहा। मैंने कहा, हाथ सौंपो। उस पर हमला करो, जादूगरों में से एक ने बाधित किया, स्पष्ट रूप से इंतजार करते करते थक गया। वह हमें अनदेखा कर रहा है। दोनों जादूगरों ने एक साथ अपने तैयार मंत्र जारी किए। आग के गोले और हवा के ब्लेड विभिन्न कोणों से मैथ्यू की ओर लॉन्च किए गए। मैथ्यू ने अपने स्थानिक भंडारण से एक खंजर बुलाया। वह वास्तविक युद्ध की स्थिति में तुरंत अपने नए कौशल का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह करीबी मुकाबला तकनीकों का अभ्यास करने का इरादा रखता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस प्रक्रिया में अनावश्यक नुकसान उठाएगा। उसके पास जल्द ही प्रवेश करने के लिए एक क्षेत्र था और उसे इष्टतम स्थिति में रहने की आवश्यकता थी। मैथ्यू ने अपना मुक्त हाथ उठाया और पृथ्वी तत्व को प्रसारित किया। उसके नीचे की जमीन ने तुरंत उसके महाकाव्य रैंक 5 एलिमेंट एफिनिटी का जवाब दिया, जो संपीड़ित पत्थर के एक घुमावदार अवरोध में ऊपर की ओर फट गया, जिसने दोनों जादुई हमलों को आसानी से रोक दिया। आग का गोला प्रबलित चट्टान के खिलाफ हानिरहित रूप से छींटे मारता है। घने अवरोध से टकराने के बाद हवा के ब्लेड बस नष्ट हो गए। उनकी काटने की शक्ति मैथ्यू के मौलिक नियंत्रण को भेदने के लिए अपर्याप्त थी। 3 योद्धाओं ने आरोप लगाया, जबकि मैथ्यू रक्षा के साथ विचलित था, स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि उन्होंने अपने गार्ड में एक उद्घाटन की पहचान की थी। मैथ्यू उनसे मिलने के लिए चले गए। खंजर उनकी मांसपेशियों की स्मृति में बाढ़ लाने वाले ज्ञान के अनुसार उचित पकड़ में था। डैगर कला कौशल ने उनके आंदोलनों को सहज रूप से प्रवाहित किया, उनके शरीर को सचेत विचार के बिना इष्टतम रक्षा और पलटवार के लिए स्थिति प्रदान की। पहले योद्धा ने एक ओवरहेड स्ट्राइक में तलवार घुमाई, 1 मील दूर से अपने हमले को टेलीग्राफ किया। मैथ्यू ने आसानी से किनारा कर लिया। उसका खंजर बाहर निकल गया। योद्धा के आर्म गार्ड और कंधे पॉल्ड्रॉन के बीच की खाई का पता लगाया। ब्लेड मांसपेशियों और कंडरा में गहराई तक डूब गया, जिससे हाथ को नियंत्रित करने वाले कनेक्शन टूट गए। योद्धा पीड़ा में चिल्लाया और घाव को बेकार में पकड़ते हुए अपनी तलवार गिरा दी। मैथ्यू ने उसे दूसरे योद्धा के रास्ते में पीछे की ओर लात मारी, जिससे उनका समन्वय बाधित हो गया और उनके गठन में अराजकता पैदा हो गई। फिर वह तीसरे हमलावर की ओर मुड़ा, एक महिला जो अपने साथियों की तुलना में थोड़ी बेहतर तकनीक के साथ भाला चला रही थी। सनसनाहट। उसका भाला जोर उसके सहयोगियों के हमलों की तुलना में अधिक मजबूत और तेज था, लेकिन यह कुछ भी नहीं था जिसे मैथ्यू संभाल नहीं सकता था। उसने अपने खंजर के साथ भाले के बिंदु को एक गोलाकार पैरी का उपयोग करके विक्षेपित कर दिया, जिसे वह 5 मिनट पहले अस्तित्व में नहीं जानता था। हथियार की गति को न्यूनतम प्रयास के साथ अपने शरीर से दूर कर दिया। उसी तरल गति में उसने उसके गार्ड के अंदर कदम रखा और दिल को ढूंढते हुए खंजर को उसकी पसलियों के नीचे ऊपर की ओर धकेल दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके शरीर में दर्द भर गया। उसने खून को खांसते हुए मैथ्यू के लबादे पर उतरा, इससे पहले कि वह उसके सीने से अपना खंजर निकालता और पीछे हट जाता। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। महिला घुल गई और फिर से पैदा हो गई। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया और तेजी से मौत से डिबफ पहले से ही उसे प्रभावित कर रहा था। मैथ्यू उसका इंतजार कर रहा था।
इससे पहले कि वह खुद को पूरी तरह से उन्मुख कर पाती या किसी रक्षात्मक कौशल को सक्रिय कर पाती, उसके फेंके गए खंजर ने उसे गले में पकड़ लिया। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। हत्यारे ने अपनी चाल चली, अपने स्पॉन कैंप टीम के साथी को उसकी दुर्दशा से बचाने की कोशिश कर रहा था और मैथ्यू के व्याकुलता के रूप में जो उसने माना था, उसे भुनाने की कोशिश कर रहा था। वह सीधे मैथ्यू के पीछे दिखाई दिया, जिसमें उसकी किडनी और रीढ़ की हड्डी पर एक साथ दोहरे खंजर थे। लेकिन मैथ्यू ने इस सटीक वर्ग की नकल की थी। वह ठीक से समझ गया कि हत्यारा क्या प्रयास कर रहा था और यांत्रिक बताता है कि तकनीक से पहले था। वह बुनियादी पैटर्न के लिए गिरने वाला नहीं था जो अब उसके पास था। मर जाओ। मैथ्यू ने अपने शरीर को घुमाया, उसका अपना खंजर हत्यारे के ब्लेड में से एक को रोक रहा था, साथ ही साथ अपने मुक्त हाथ के माध्यम से बिजली को चैनल कर रहा था। बिजली के निर्वहन ने हत्यारे की छाती में बिंदुरिक्त प्रहार किया, जिससे वह पूरी तरह से मध्य हड़ताल में लकवाग्रस्त हो गया। हमला हत्यारे को मारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मैथ्यू यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह मर गया है। उसके खंजर ने पक्षाघात से पहले हत्यारे का गला पाया, जिससे एक कुशल स्लैश के साथ कैरोटिड धमनी खुल गई। छप। हत्यारे के शरीर के गायब होने से पहले खून एक फव्वारे की तरह बह गया क्योंकि वह एक बार फिर से अंडे दे रहा था। 2 जादूगर फिर से कास्टिंग कर रहे थे। घबराहट ने अपने पहले के आत्मविश्वास को बदल दिया क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को बार बार मरते हुए देखा। मैथ्यू ने अपना हाथ उठाया और संपीड़ित हवा के ब्लेड भेजे जिसने उनकी एकाग्रता को तोड़ दिया और उनकी उजागर बाहों में भयानक घाव खोल दिए। उन्होंने तुरंत अपनी कास्टिंग छोड़ दी, खून बह रहे अंगों को पकड़ लिया और चिल्लाया। मैथ्यू ने शेष योद्धाओं को कुशलता से समाप्त कर दिया। पहले व्यक्ति ने जिसे घायल किया था, उसने अपने बेकार हाथ के बावजूद भागने की कोशिश की, हताशा से लड़खड़ा गया। मैथ्यू के फेंके गए खंजर ने उसे गर्दन में पकड़ लिया, जिससे वह तुरंत गिर गया। दूसरा योद्धा वास्तव में एक संक्षिप्त रक्षा को माउंट करने में कामयाब रहा। मैथ्यू के शुरुआती हमलों को हताश पैरी के साथ अवरुद्ध कर दिया, जिसमें कुछ प्रशिक्षण दिखाया गया था। लेकिन डैगर आर्ट ने मैथ्यू को संयोजन अनुक्रमों और नकली पैटर्न के साथ प्रदान किया, जो आदमी प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी या काउंटर नहीं कर सकता था। सेकंड के भीतर मैथ्यू ने 3 अलग अलग गहरे घाव बनाए थे जो बहुत खून बह रहे थे, योद्धा को तब तक कमजोर कर दिया जब तक कि दिल पर अंतिम जोर देने से आदान प्रदान समाप्त नहीं हो गया। आपने एक स्तर 20 फाइटर को मार डाला है। तुमने 20 जीवन प्राप्त किए हैं। 2 जादूगरों की आखिरी मृत्यु हो गई। मैथ्यू ने दूरी बंद करने और कास्ट करने की उनकी क्षमता को समाप्त करने के बाद जल्दी से मार डाला। उनके पास उल्लेख के लायक कोई करीबी मुकाबला कौशल नहीं था, जिससे उनका प्राथमिक लाभ बेअसर हो जाने के बाद वे पूरी तरह से असहाय हो गए। पूरी पहली सगाई शुरुआती हमले से लेकर उनकी सामूहिक पहली मौत तक शायद 2 मिनट तक चली थी। लेकिन मैथ्यू समाप्त नहीं हुआ था। बहिष्कृत लोग पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे, उनके शरीर पहले से ही गंभीर डिबफ से पीड़ित थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, हलचल सुस्त थी और एक साथ मौत के आघात से समन्वय पूरी तरह से नष्ट हो गया था। रुको, कृपया, घायल नेता हांफने लगा, उसके दोहरे खंजर कमजोर हाथों में कांप रहे थे। हमने गलती की। हम नहीं जानते थे। मैथ्यू ने बिना जवाब दिए उसे फिर से मार डाला। फिर समूह के प्रत्येक स्पॉनिंग सदस्य का शिकार किया, उन्हें बार बार निष्पादित किया क्योंकि वे प्रत्येक मृत्यु चक्र के साथ उत्तरोत्तर कमजोर होते गए। उन्होंने दया की भीख मांगी, लेकिन मैथ्यू ने उन्हें पैसे, सूचना, दास्ता की पेशकश के बावजूद इसमें से कुछ भी नहीं दिखाया, उनके चल रहे वध को रोकने के लिए कुछ भी। इन लोगों ने बहिष्कृत और डाकू बनना चुना था। उन्होंने उसके जीवन को धमकी दी थी और विरोध करने पर उसे मारने के पूरे इरादे से डकैती का प्रयास किया था। उस चुनाव के परिणाम उन्हें भुगतने पड़े। मौतों के तीसरे दौर के बाद उनमें से अधिकांश मुश्किल से खड़े हो सके। चौथे तक वे रेंग रहे थे और रो रहे थे। 5वें और 6ठे तक उनके शरीर स्थिर रहे, किसी भी जीवन से शून्य। स्थायी मृत्यु ने उन सभी का दावा किया था। बार बार फांसी से प्राप्त कुल जीवन 350 जीवन। पूरा निष्पादन पहले घात से लेकर अंतिम स्थायी मृत्यु तक शायद 15 मिनट तक चला था। मैथ्यू ने अपने खंजर को देखा, ब्लेड को नई प्रशंसा के साथ देखा। खून ने स्टील को लेपित किया,
चट्टानी जमीन पर लगातार टपकता हुआ जहां उपकरण और हथियारों के 6 सेट अब छोड़े गए थे। बुरा नहीं है, मैथ्यू ने चुपचाप कहा, एक त्वरित कलाई झटका के साथ खून को दूर कर दिया। खून एक बहिष्कृत के चेहरे पर उतरा, जिससे वह और अधिक खून से लथपथ हो गया। उन्होंने अपनी आपूर्ति से कपड़े का उपयोग करके ब्लेड को ठीक से साफ किया और इसे अपने स्थानिक भंडारण में वापस कर दिया। कौशल वर्तमान में केवल सामान्य रैंक था, लेकिन इसने जो मूलभूत ज्ञान प्रदान किया वह अमूल्य था। अभ्यास और प्रवीणता लाभ के साथ यह कहीं अधिक खतरनाक चीज में विकसित हो सकता है। मैथ्यू ने जल्दी से बहिष्कृत लोगों का सामान लूट लिया, बुनियादी हथियार, कुछ औषधि और आपूर्ति वाली एक भंडारण अंगूठी। कुछ भी विशेष रूप से मूल्यवान नहीं था, लेकिन बर्बादी मूर्खतापूर्ण थी। वह मिराज पर फिर से सवार हो गया, जिसने पूरे वध को शांति से देखा था। घोड़ा अपने सवार की हत्या का आदी हो रहा था। चलो जारी रखते हैं, मैथ्यू ने कहा, परित्यक्त लाशों के चारों ओर मिराज का मार्गदर्शन करते हुए जो जल्द ही क्षेत्र के चारों ओर जानवरों का भोजन बन जाएंगे। हम लगभग वहां हैं। नाम मैथ्यू। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन हत्यारा। स्तर 22-51%। जीवन 4596। ताकत 33, चपलता 35, संविधान 36, मन 49, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वात्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, प्रज्वलन, खंजर कला, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। खंजर कला। रैंक सामान्य। प्रवीणता 10%। विवरण आपको हथियार के रूप में खंजर की बुनियादी समझ है। आप मूलभूत क्षमता के साथ हमला करने, बचाव करने और निष्पादित करने के लिए खंजर का उपयोग करने में सक्षम हैं। +10% क्षति। बहिष्कृत लोगों के समूह के साथ अपनी लड़ाई के दौरान मैथ्यू नए कौशल की अपनी दक्षता को 10% तक बढ़ाने में कामयाब रहे, जो इस तरह के एक संक्षिप्त मुठभेड़ के लिए अच्छी प्रगति थी, लेकिन विशेष रूप से पर्याप्त कुछ भी नहीं था। कौशल हासिल करने के लिए मैथ्यू को शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी। पहाड़ की चोटी पर मैथ्यू ने नीचे घाटी में बसी मानव बस्ती को देखा। रॉकेटर बेस दोनों तरफ 2 प्रमुख पहाड़ों और चट्टानी इलाकों से घिरा हुआ था जो प्राकृतिक रक्षात्मक बाधाओं का निर्माण करते थे। आधार आयरन पीक की तुलना में काफी कम विकसित और काफी छोटा दिखाई दिया, जिसमें कम इमारतें और सरल किलेबंदी थी। मैथ्यू आधार के सौंदर्यशास्त्र या विकास स्तर के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। वह यहाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा या निपटान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए नहीं था। वह सेलिन से मिलने और उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यहाँ आया था जिसे उसने खोजा था। दृश्य दूरी के आधार पर मैथ्यू ने अनुमान लगाया कि पहाड़ से उतरने और आधार के प्रवेश द्वार पर पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। विश्वासघाती प्राकृतिक इलाके पर इसमें काफी अधिक समय लगता, लेकिन शुक्र है कि रॉकेटर में तैनात जागरण ने पहाड़ में उकेरी गई अस्थायी सड़कों को बनाने के लिए समय के साथ कड़ी मेहनत की थी। रास्ते पक्के या विशेष रूप से परिष्कृत नहीं थे, लेकिन उन्होंने खतरनाक गिरने या अस्थिर पैर रखने के जोखिम के बिना पहाड़ के ऊपर और नीचे यात्रा करने का एक सुरक्षित, तेज तरीका प्रदान किया। मैथ्यू ने मिराज को उतरती सड़क पर निर्देशित किया, जिससे थके हुए घोड़े को एक आरामदायक गति निर्धारित करने का मौका मिला। सफेद माउंट ने यात्रा के दौरान जो कुछ भी सहन किया था, उसके बाद अपना समय लेने का अधिकार अर्जित किया था। जागने वालों के चिल्लाने, व्यापारियों के सामान बेचने की आवाज और आधार गतिविधि की सामान्य हलचल ने रॉकेट के प्रवेश द्वार पर मैथ्यू के आगमन का संकेत दिया। मैथ्यू मिराज से उतर गया और थके हुए घोड़े के पास चला गया, उसे धीरे से लगाम से आगे बढ़ाया। प्रवेश द्वार पर मैथ्यू को गार्डों ने रोक दिया, जिन्होंने उन्हें अनिवार्य प्रवेश शुल्क के बारे में सूचित किया। यह अत्यधिक नहीं था, लगभग $1000, लेकिन यह अभी भी संसाधनों के बिना उन लोगों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया एक अवरोध था। मैथ्यू ने शिकायत नहीं की। गेट के माध्यम से लहराए जाने से पहले उन्होंने बिना किसी तर्क के शुल्क का भुगतान किया। ठीक है, तो सेलिन ने मुझे माउंटेन इन की तलाश करने के लिए कहा, मैथ्यू ने याद किया क्योंकि वह मिराज को बेस में ले गया था।
वह भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चला गया, भवन के संकेतों को स्कैन कर रहा था और कभी-कभी राहगीरों से दिशा निर्देश पूछ रहा था। कुछ हद तक अव्यवस्थित लेआउट की खोज और नेविगेट करने के कई मिनटों के बाद मैथ्यू ने आखिरकार सेलीन द्वारा निर्दिष्ट सराय का पता लगाया। माउंटेन इन आकार में औसत था, जिसमें कोई विशेष उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी। यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे दर्जनों अन्य सराय मैथ्यू ने पूरे प्रथम अभयारण्य में देखे थे। मामूली रूप से निर्मित और आराम या सौंदर्य शास्त्र के बजाय विशुद्ध रूप से अस्थायी आवास के लिए डिजाइन किया गया। मैथ्यू ने पहले सराय के स्थिर क्षेत्र में मिराज को सुरक्षित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुख्य भवन में प्रवेश करने से पहले घोड़े के पास पानी, चारा और एक साफ स्टाल था। मिराज ने जो कुछ भी सहन किया था, उसके बाद उचित आराम का हकदार था। अंदर, मैथ्यू ने फ्रंट डेस्क पर काम करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया, एक ऊब अभिव्यक्ति के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसने सुझाव दिया कि वह यह काम बहुत लंबे समय से कर रहा था। मैं कमरा नंबर 5 की तलाश कर रहा हूं, मैथ्यू ने सीधे कहा। मेरा साथी वहां मेरा इंतजार कर रहा है। डेस्क कार्यकर्ता की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने बही खाता की जांच की, उसकी नज़र उस कमरे के नीचे पंजीकृत नाम पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान आ गई। बहुत जोर से मत बनो, यह अभी भी दिन में जल्दी है और अन्य मेहमान आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, आदमी ने एक अतिरंजित पलक के साथ कहा। उनके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट और पूरी तरह से गलत था। मैथ्यू एक संक्षिप्त क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, इस धारणा से थोड़ा अचंभित हो गया, बस मुड़ने और उस गलियारे की ओर बढ़ने से पहले जिसे आदमी ने संकेत दिया था। उन्होंने सेलीन के साथ अपने वास्तविक संबंधों की व्याख्या करने की परवाह नहीं की, न ही उन्हें गलत धारणा को ठीक करने की कोई आवश्यकता महसूस हुई। मैथ्यू शायद इस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाएगा, और कैसे कुछ यादृच्छिक सराय कार्यकर्ता ने उसे मैथ्यू के जीवन या उद्देश्यों के बारे में कुछ भी नहीं देखा। लोग अधूरी जानकारी के आधार पर जो भी धारणा बनाना चाहते थे, बनाते थे। यह उनकी समस्या थी, उनकी नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, फिर प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। बिना किसी उत्तर के कुछ और सेकंड के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में कमरे के अंदर कोई नहीं था। मैथ्यू को इस संभावना की आधी उम्मीद थी। सेलीन संभवतः क्षेत्र के प्रवेश द्वार की अपनी त्रैमासिक तो ही जांच कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनदेखा रहे, या शायद अपने अभियान के लिए अंतिम आपूर्ति इकट्ठा कर रही थी। उसे बस उसकी वापसी का इंतजार करना होगा। निजी संचार उपकरण अभी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होंगे, मैथ्यू ने हल्की निराशा के साथ सोचा। जिस तरह आंतरिक समन्वय के लिए समर्पित चैनलों के साथ ठिकानों के पास अपने स्वयं के संचार उपकरण थे, निजी संचार उपकरण मौजूद थे जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत एन्क्रिप्टेड चैनल स्थापित करने की अनुमति देते थे जिन्हें वे विशिष्ट संपर्कों के साथ साझा कर सकते थे। तकनीक सिद्धांत रूप में समान थी, लेकिन अधिग्रहण और रखरखाव के लिए कहीं अधिक महंगी थी। लागत का अंतर बहुमुखी प्रतिभा से उपजा है। आधार संचार उपकरणों को एक ही संगठनात्मक चैनल पर बंद कर दिया गया था, जिससे वे उत्पादन करने के लिए अपेक्षाकृत सरल और सस्ते हो गए। इसके विपरीत, निजी उपकरण कई स्वतंत्र चैनल स्थापित कर सकते हैं, उनके बीच निर्बाध रूप से स्विच कर सकते हैं, और किसी विशेष संगठन के नेटवर्क बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं थे।